नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने डेली करंट अफेयर नाम से एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी उनको कवर करेंगे। ये हमारे प्रोग्राम का एपिसोड नंबर 1 है। तो चलिए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। आज की पहली खबर है भारत जल प्रभाव सम्मेलन यानी इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। तो जानते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में इसके 5वें सम्मेलन का आभासी आयोजन किया गया, जिसको लेकर ये न्यूज में था। अब इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उनको भी जान लेते हैं। पहला, ये एक 5 दिवसीय सम्मेलन है जिसमें जल संरक्षण, जल सुरक्षा और नदियों को पुनर्जीवित करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए भारत सहित विभिन्न देशों के विशेषज्ञ और अनुसंधानकर्ता शामिल होते हैं। दूसरा, इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज द्वारा किया गया है। अन्य इससे संबंधित जो बिंदु हैं उनको भी देख लेते हैं। तीसरा है, इस वर्ष का विषय अर्थ गंगा नदी संरक्षण और विकास था। ये आपको थीम या विषय वस्तु अच्छे से याद रखनी है। चौथा जो अंतिम बिंदु है इसमें, सम्मेलन के दौरान भारत में कीचड़ प्रबंधन के विकास हेतु नॉर्वे के जैव अर्थव्यवस्था शोध संस्थान और सी गंगा ने संयुक्त रूप से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपको इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे याद रखने हैं। अगली न्यूज है हिमालयन सीरो। ये भी महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट खंड से जुड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में स्पीति यानी हिमाचल प्रदेश में पहली बार हिमालयन सीरो को देखा गया है, जिसको लेकर ये न्यूज में था। अब इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उनको जानते हैं। पहला, सीरो की कई प्रजातियां हैं और ये सभी एशिया में पाई जाती हैं। दूसरा, हिमालयन सीरो शाकाहारी होते हैं। तीसरा, इसका आयुसीएन स्टेटस सुभेद यानी वल्नरेबल है। चौथा जो अंतिम बिंदु है इसमें, ये साइट्स परसिस्ट वन में तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन में सूचीबद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है हिमालयन सीरो से संबंधित मुख्य बिंदु। अगली खबर है विजय दिवस। तो इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उनको जानते हैं। नंबर 1, वर्ष 2020 में विजय दिवस के 50 वर्ष पूरे हो गए और सरकार इस अवसर को मनाने के लिए स्वर्णिम विजय वर्ष कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसको लेकर ये न्यूज में था। दूसरा, वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। तीसरा, इसी दिन बांग्लादेश अस्तित्व में आया, इसलिए बांग्लादेश प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो ये विजय दिवस से संबंधित जो मुख्य बिंदु थे वो आपको याद रखने हैं। अगली न्यूज है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं पुण्यतिथि। तो जानते हैं ये खबरों में क्यों है। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनकी 70वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, तो इसलिए ये न्यूज में थी। अब हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित जो भी मुख्य बिंदु हैं उनको जानते हैं। पहला, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। दूसरा, 1928 के बारदोली आंदोलन में उन्होंने नेतृत्व किया, जिसके बाद उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई। तीसरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सरदार पटेल को तत्कालीन 562 रियासतों को स्वतंत्र भारत में शामिल करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। अन्य इनसे संबंधित बिंदु वो भी देख लेते हैं। चौथा है, रियासतों के एकीकरण के कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष और भारत के बिस्मार्क जैसे नामों से जाना जाता है। पांचवा, उन्हें वर्ष 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। छठा, 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे में उनका निधन हो गया। सातवां जो अंतिम बिंदु है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी स्मारक बनाया गया है। ये तो काफी न्यूज में रही, आपको इसके बारे में जानकारी भी रखनी है। तो साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित इतना ही। अब हम लोग अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर है
डाक पे, ये भी महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं ये क्या है। सबसे पहला, ये एक नया डिजिटल भुगतान ऐप है। जैसे आपने सुने होंगे कि भीम ऐप है, अमेजन पे है, ये और भी फोन पे है, उसी के जैसा। दूसरा, डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इसकी लॉन्चिंग की है। तो ये आपको याद रखना है कि इसे किसने लॉन्च किया है या किसने शुरू किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात है, इसमें सरकार की पूर्ण हिस्सेदारी है, पूर्ण हिस्सेदारी, यानी ये 100% सरकार द्वारा वित्त पोषित है। दूसरी बात याद रखनी है आपको, इसे 2018 में शुरू किया गया। ये दो बातें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित आपको याद रखनी है। अगला अगला न्यूज है या टॉपिक, विजन 2035। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है और ये खबरों में क्यों रहा। हाल ही में नीति आयोग ने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया है, जिसका उद्देश्य भारत में जन स्वास्थ्य की निगरानी बढ़ाने के लिए एक विजन दस्तावेज प्रस्तुत करना और भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त करने में मदद करना है। तो आपको विजन 2035 के बारे में कुछ बातें याद रखनी है कि इसे किसने जारी किया है। तो नीति आयोग। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा किससे संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है, जन स्वास्थ्य से। तो ये यहाँ पे श्वेत पत्र का मतलब होता है एक तरीके की सूचना, सूचना पत्र। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज हो रहा हो कि आपको श्वेत पत्र क्या है। तो अब हम लोग अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रिया यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, जिसको हिंदी में एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग कहा जाता है। तो जानते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में इसके यानी गृह 12वें गृह सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया है। अब इससे संबंधित मुख्य बिंदु जानते हैं। पहला, इस वर्ष की थीम कायाकल्प करने वाली लचीली आदतें यानी रेजुवेंटिंग रिजिलेंट हैबिटेट्स। दूसरा, इसका उद्देश्य नवीन प्रौद्योगिकियों और समाधानों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना। इस प्रकार ये पूरे समुदाय के लाभ हेतु स्थायी एवं अनुकूलन समाधान विकसित करने के लिए एक मजबूत तंत्र के निर्माण में मदद करेगा। तीसरा, इस दौरान उपराष्ट्रपति ने इस आयोजन के दौरान इस दौरान उपराष्ट्रपति ने शाश्वत नामक एक पत्रिका और 30 स्टोरीज बियॉन्ड बिल्डिंग्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो ये आपको पुस्तक भी याद रखनी है। तो इससे संबंधित इतना ही। अब हम लोग मेनली जो गिरिया है यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, इसके बारे में जानेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले ये क्या है। यह किसी भी संपूर्ण भवन निर्माण के लिए भारत की राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है। दूसरा, इसकी परिकल्पना ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा की गई थी तथा इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। तीसरा, इसका उद्देश्य ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए डिजाइन तैयार करने तथा इमारतों के ग्रीननेस का मूल्यांकन करने में मदद करना। चौथा, इसे भारत द्वारा यूएनएफसीसी में प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित स्वैच्छिक योगदान में भारत की स्वयं की ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो आपको ये तो पता होगा कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। थोड़ी सी मतलब बहुत कम जानकारी टेरी के बारे में भी याद रखनी है, ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो आपको जानना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले जानिए स्थापना। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। उस टाइम इसे, ये भी आपको याद रखना है, टाटा ऊर्जा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान
के नाम से जाना जाता था, और इसका जो वर्तमान नाम है यानी टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये 2013 में किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दो कुछ फैक्ट हैं वो आपको याद रखना है। दूसरी बात इसके बारे में आपको याद रखनी है, टेरी के बारे में, एक गैर लाभकारी संस्थान है। तो आपको ये जो एकीकृत आवास मूल्यांकन है, इसके संबंध में यही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है जो खबरों में है, तुल्यता तंत्र यानी इक्विवेलेंस मैकेनिज्म खबरों में है। तो जानते हैं ये क्या है। पहला, इसे विकास तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, ये तंत्र यूरोपीय संघ द्वारा ब्रिटेन को पर्यावरणीय नियम या श्रमिक अधिकार जैसे क्षेत्रों में अपने मानकों को कम करने से रोकता है। तो ये दो पॉइंट्स आपको तुल्यता तंत्र के बारे में याद रखने हैं। अगला जो अंतिम टॉपिक है आज का, पीएम कुसुम योजना खबरों में। तो इसके बारे में आपको एक वीडियो है स्कीम नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर आपको इस स्कीम के बारे में डिटेल से पढ़ लेना है। वहाँ पे इस स्कीम को लेकर डिटेल से चर्चा की गई है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना आईएएस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।